हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो हमारा चैप्टर 6 है वो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए क्या कहता है देखते हैं, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। First step in accounting process. First step in accounting process. पहला स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का? पहला स्टेप कहता है क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा आपका है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सी है आपका recording in the books of original entry. Recording in the books of original entry. और डी कहता है आपका none of these, नहीं, पोस्टिंग टू लेजर। क्या होगा आपका? अभी मैंने आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करोगे तभी तो रिकॉर्ड करोगे ना। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी बिजनेस में सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो है आपका ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टेप है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आप इसे रिकॉर्ड करोगे कहाँ? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम कहते हैं जर्नल। तो जर्नल में आप इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। फिर उसका अगला स्टेप है आपका थर्ड स्टेप, पोस्टिंग टू लेजर। उसे आप लेजर में पोस्ट करोगे। और फिर उसका अगला स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करोगे और उसी में यानी समराइजेशन में ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करोगे और उसी में आप क्या बनाओगे? समराइजेशन में ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद प्रोसेस आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। तो ये आपका होगा ऑप्शन बी। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग transactions based on dual concept is called। ये है आपका, क्या कहते हैं हम उसे? तो ये हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम, बी हो गया आपका डबल अकाउंट सिस्टम, सी हो गया आपका डबल सिंगल एंट्री सिस्टम,
सिंगल एंट्री सिस्टम, और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। देखिए, तो जो आपका ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम इसे कहेंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे उसे हम क्या कहते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डबल अकाउंट सिस्टम भी नहीं कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे जो बेस होता है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट है आपका और दूसरा आपका क्रेडिट है। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात कर रखा है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना, कि जो भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरा को हम क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया है, डेबिट आया है डेबेरे से, क्रेडिट आया है क्रेडेरे से आपका, है ना। तो जो कि लैटिन वर्ड था उसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबेरे बना डेबिट और क्रेडेरे बना क्रेडिट आपका। ठीक है, डेबिट क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का इजाद किसने किया था, लुकास पैसोली 1494 में आपका इन्होंने किया था। इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, है ना। तो लुकास पैसोली 1494 डबल एंट्री सिस्टम को उन्होंने इजाद किया था, जिसे हम डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम उसे हम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ के रहने वाले थे लुकास पैसियोली, इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के। एट के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, लिख देते हैं सिर्फ यहाँ पर नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। ए, अंडर कैश बेसिस, अंडर द कैश बेसिस, यानी कैश बेसिस जो आपका अकाउंटिंग है उसमें क्या कहता है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर made when cash is received or paid, है ना, कैश इज रिसीव्ड और पेड। क्या सही है गलत है। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो एंट्रीज कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, तो व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब कैश मिल जाता है तो रिकॉर्ड करोगे, और या फिर कैश पेड करते हो तो रिकॉर्ड करोगे। तो बिल्कुल सही कहता है, जब कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कैश पेड किया है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं पेड किया है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो सही कहता है, तो ये तो गलत, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। बोलता है कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू नहीं है, ये तो ट्रू है, तो ये आपका नहीं होगा। बी कहता है अंडर द एक्रूअल बेसिस, revenues and cost are and costs are, क्या लिखता है, rather than paid। क्या कहता है कि एक्रूअल बेसिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रादर देन पेड, मतलब उपार्जन आधार के अंतर्गत, जो एक्रूअल बेसिस है उसके अंतर्गत आय एवं लागतों को लेन देन के समय ही मान्यता दी जाती है। तो सही कहता है ना, यानी जब आपने कोई ट्रांजैक्शन अकर हुआ, कोई ट्रांजैक्शन किया, तो उस समय भले वो
आपका कैश में हो या ना हो, वो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो यही कहता है आपका कि जो रेवेन्यू है या जो कॉस्ट आपको लगा है, तो वो उसको जब आपने किया है उसी समय उसको मान्यता मिलता है। मतलब कि उसी समय जो है उसको हम अपना या तो एक्सपेंस मान लेंगे या तो रेवेन्यू मान लेंगे, ठीक है। या तो अपना खर्च मान लेंगे या उसे हम अपना इनकम मान लेंगे, ठीक है। कब? जब वो एक्चुअली में अकर होता है तब, जब ट्रांजेक्शन होता है तब, भले ही वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो। तो ये भी आपका सही कहता है कि एक्रूअल बेसिस पर वही आपका एग्जांपल है, 1000 10 महीने का दिया है तो 10,000, और 2 महीने का नहीं दिया है तो 2 महीने का भी अपना एक्सपेंस मानो, तो कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 रुपये आपका एक्सपेंस है जिस समय ट्रांजेक्शन हुआ है ना। मान लो कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है 12,000 का, लेकिन पैसा दिया है 10,000 रुपये, तो 12,000 को अपना एक्सपेंस मानोगे। कोई आपने एक्सपेंस 12,000 का किया है लेकिन कैश निकाल के 10,000 दिया, तो क्या 10,000 एक्सपेंस मानोगे? नहीं, 12,000। तो जिस समय आप ट्रांजेक्शन को किए हो 12,000 का, उसी समय मान लो कि आपका 12,000 रुपये खर्च हुआ है, भले आपने दिया हो या नहीं दिया हो। तो ये भी आपका सही कहता है ना। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो आपका सही है। इसके बाद सी नंबर क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रखा है हम लोगों ने। स्टैंडर्ड्स आर written statements of uniform accounting rules इसके बाद क्या है? गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। टोटल 32 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिया है। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल दिया गया है, जो ये बताता है कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, पढ़ रखे हैं। ये क्या है? आपका रिटन स्टेटमेंट है, एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में है, जो कि इसमें क्या है? रूल्स है कि कैसे आपको अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है या जो मेथड है उसको किस तरीके से फॉलो करना है। तो इसमें रूल्स है, गाइडलाइन है और प्रैक्टिसेस है कि किस तरीके से काम करना है। ये तमाम चीज़ें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। अकाउंटेंट को एज इट इज़ इसको फॉलो करना होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब तो 3 आपका करेक्ट है तो 1 आपका गलत होगा। क्या कहता है? देयर आर 3 system of recording बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई 3 सिस्टम होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, नहीं 2 ही सिस्टम होता है। एक होता है आपका कैश बेसिस या कैश सिस्टम, और दूसरा एक्रूअल सिस्टम या एक्रूअल बेसिस। 2 ही सिस्टम है आपका, है ना। एक कैश सिस्टम और एक एक्रूअल सिस्टम, या कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कोई तीसरा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये आपका करेक्ट होगा। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। 2 ही सिस्टम होता है आपका, एक कैश सिस्टम और एक आपका एक्रूअल सिस्टम या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। आप वीडियो देख के इसको समझते जाना कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको आधा मान लीजिए पहले से ही आता है उसका डिटेल में, तो आप उसको स्किप करके फटाफट आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतना अच्छा है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय। चलिए बोलता है कैश बेसिस ऑफ
अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय, कौन जो है इसको अडॉप्ट करता है? ए कहता है आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बी कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी कहते हैं। बी हो गया आपका। इसके बाद सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जनरली कौन अडॉप्ट करता है, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश बेसिस को प्रेफर करता है, यानी हम वो कहता है कि हम जनरली जो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो कैश बेसिस पे ही करेंगे, हम कैश बेसिस को जो है पहले रेफरेंस देंगे, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो वो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी है, ये सारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका बिजनेस जो है वो बेसिकली प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। अगर प्रॉफिट ना हो तो ये बिजनेस काम नहीं करेगा। प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट ना हो तो ये बिजनेस भी जो है वो बिजनेसमैन जो इसमें काम कर रहे हो वो भी अगर प्रॉफिट ना हो तो वो काम करना छोड़ देंगे। जितना भी आप मार्केट में सामान देख रहे हो, जितना भी सामान बिक रहा है, बेसिकली वो क्या है आपका, वो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही वो सामान आपको दे रहे हैं। जूता, चप्पल, कपड़ा जो भी पहन रहे हो आप, जितने भी अपने ज़रूरत की सामान को आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट में आप निकलते हो, कपड़े का दुकान है, जूते का दुकान है, घड़ी का दुकान है, वो सब क्या ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिट मेकिंग है, यानी प्रॉफिट के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, ये सब को जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है वो सारा आपका नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए ये सारा ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है। और जब आप सेवा करोगे तो क्या उसमें पैसे की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो क्या अकाउंटिंग की ज़रूरत है? तो बिल्कुल अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है। इसलिए हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी भी अकाउंटिंग करते हैं। क्लास 12 में हम इसको पढ़ेंगे कि नॉन प्रॉफिट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये प्रेफर करते हैं कैश बेसिस पर। कैश बेसिस का मतलब हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शन ये करना चाहते हैं, इनका तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये सामान को बनाते और बेचते तो नहीं है। इनका जो जितना भी इनकम है वो बेसिकली डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडी हो गया, है ना। बेसिकली इनका यही सारा है। आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, जो मेंबरशिप लिया है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हो गया, एडमिशन फ़ी हो गया, डोनेशन हो गया, है ना। तो ये इनका ये एक तरह से बोलो कि मोटा मोटा ये इनकम का सोर्स है। ये कोई सामान बना करके नहीं बेच रहे हैं मार्केट में। तो ये जो है वो बेसिकली आपका कैश बेसिस को ही मानते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि हम सारा ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो कैश में ही करें, क्रेडिट में नहीं करें। लेकिन इसमें भी जो हम एक आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं जो जस्ट लाइक आपका पीएल अकाउंट की तरह ही है, और इसमें हम एक्रूअल सिस्टम से ही बनाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैश बेसिस पर चलाना चाहते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कैश सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, कैश बेसिस पर अपने यानी कि ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन है उसको कैश में करना चाहते हैं। जो भी आपका डोनेशन आया है वो कैश में, जो भी खर्च हो रहा है, गार्डनिंग वगैरह पे खर्च हो रहा है ना, टूर्नामेंट एक्सपेंस, बहुत सारा एक्सपेंस है इसमें, छोटा मोटा जितना भी। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस है वो भी चाहते हैं कि ये कैश में करें, यानी कोई क्रेडिट का, उधारी का झमेला ना रखें जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसको कैश में करें। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली कैश बेसिस को ही जो है अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये आपका बी हो जाएगा। ए एंड बी भी नहीं होगा, बोथ सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। जितना क्वेश्चन दिया वो सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और बनता है तो फिर आप उसे भी सॉल्व करोगे, नहीं बनता है फिर हमसे पूछोगे। तो इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ये हो गया आपका व्हेन पेड इन कैश, बी हो गया व्हेन नॉट पेड इन कैश, सी हो गया आपका व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, और डी हो गया आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, व्हेन पेड इन कैश, जब आप कैश में पेड करते हो तो वो किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो। तो आप अगर कोई ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस पे कर रहे हो तो आप जब कैश पेड करोगे तो ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो तो कैश रिसीव हुआ है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, पेड किया है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो व्हेन नॉट पेड इन कैश, आप कैश को पेड नहीं करते हो तो क्या आप ऐसे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो? नहीं। कैश पेड करोगे, जब आप ट्रांजैक्शन कैश में है, अब आपको कैश में पेड करना है, अगर आपने नहीं किया कैश में पेड तो आप उसको अपना एक्सपेंस भी नहीं मानोगे। तो ये भी आपका गलत है आपका, वे नॉट पेड इन कैश। अगर आपने कैश में पेड नहीं किया तो आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तब कर रहे हो जब आपने कैश में पेड किया है। तो ए आपका सही होगा, बी गलत है, सी क्या है, व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, जब पे करते भी हो और नहीं भी करते हो। तो ये तो आप एक्रूअल सिस्टम में करते हो, तो ये भी आपका गलत है, और डी भी आपका नॉन ऑफ दिस भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें वो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। इसके बाद 4 और 1 5 क्वेश्चन आपका इसमें और बचा हुआ है। तो 5 क्वेश्चन इसमें, आज टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है इसमें वो 16 है। इसके अलावा आपको और भी कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो आप हमसे पूछोगे। तो चलिए इतना जो है आप यहाँ तक कर लोगे। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाइएगा ठीक से जब आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपने पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा। तो हालांकि आपका जो 11th का लेवल है वो बहुत ही मतलब आसान लेवल का एग्जामिनेशन आपका होता है, तो इसको ध्यान में आपको रखते हुए नहीं चलना है। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कंपटीशन जो आप फेस करोगे। कंपटीशन ये तो आपका 11th एग्ज़ाम हो गया कि भाई चलो एग्ज़ाम हो गया है, आप क्वालिफाई कर जाते हो और आप 12th में चले जाते हो, लेकिन इसलिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना। आपको अल्टीमेटली जो है वो कंपटीशन फेस करना है, बाहर में आपको जॉब लेना है, तो आप इसके लिए पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनता है अभी आप उसको अभी ही सॉल्व करो सारा क्वेश्चन को, चाहे जिस बुक से भी क्वेश्चन हो, है ना। जिस बुक से भी, जहाँ से भी क्वेश्चन हो, आप कोशिश करो उसको सॉल्व करने का, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। आपको सिर्फ 11th के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करना है, आपको 12th के भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करना है। बेसिकली आपको एक डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी कंपटीशन में आप जो है वो बैठ पाओगे और आप क्वालिफाई आराम से एक बार में ही कर लोगे। बार बार कौन एग्जामिनेशन देते हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आप एक बार में ही सारे चैप्टर को मतलब ऑनेस्टी के साथ, अगर ईमानदारी के साथ अगर आप कर लेते हो तो कोई भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार में कोई भी एग्जामिनेशन आप निकाल लोगे। तो एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, आप तैयारी ठीक से रखोगे यहाँ पे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।